तो देखिए आप मैंने लिख रखा है, मतलब वाष्प अवस्था में मोलेंस निकालने से पहले हमें ये पी का मान ज्ञात करना पड़ेगा। पी आई या P1, मतलब घटक वन के लिए पी का, और इसे हम ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से कि P1 बराबर P1 जीरो इंटू X1। इससे तो P1 तो हो गया घटक वन का वाष्प दाब या आंशिक दाब, बराबर P1 जीरो क्या है, घटक वन का शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, और इंटू X1 क्या है, घटक वन का मोलेंस। तो जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए डाइक्लोरोमेथेन का है, तो डाइक्लोरोमेथेन का दाब बराबर होगा डाइक्लोरोमेथेन का मोलेंस गुणा शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब। तो डाइक्लोरोमेथेन का मोलेंस अभी आपने निकाला था 0.688 इंटू शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब है 415, तो ये गुणा करके आगे 285.5। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का आगे PCHCl3 का, इसका मोलेंस है 0.312, और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 200 ये लिखा हुआ देखो क्वेश्चन में 200 मिलीमीटर मरकरी। इसे गुणा करी तो ये 62.4 आ गया। तो अब यहाँ पर ये P1 आ गया, P1 और P2 के मान निकल गए। तो अब इसी तरह से हम यहाँ पर मान लीजिए क्लोरोफॉर्म का वाष्प अवस्था में मोलेंस निकालेंगे। इसके लिए अभी ये फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर, YI बराबर PI अपॉन P टोटल। ऐसे ही Y1 या Y2 या Y डाइक्लोरोमेथेन इक्वल टू डाइक्लोरोमेथेन का वाष्प दाब ये आया 285.5 अपॉन कुल दाब है 347.9, तो ये आ गया 0.82। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का मोलेंस बराबर क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 62.4 मिलीमीटर मरकरी अपॉन कुल दाब 347.9 मिलीमीटर मरकरी, तो ये आ गया 0.18। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन दोनों का वाष्प अवस्था में मोलेंस ज्ञात हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने कुल दाब निकाला। कुल दाब निकालने के लिए पहले हमने दोनों घटकों के मोलर द्रव्यमान निकाले, फिर दोनों के मोलेंस निकाले, मोलों की संख्या निकाली सॉरी, फिर कुल मोलों की संख्या निकाली, फिर दोनों के मोलेंस निकाले। दोनों के मोलेंस निकाल के फिर हमने कुल दाब ज्ञात करा। कुल दाब ज्ञात करके फिर हमने प्रत्येक घटक का वाष्प दाब ज्ञात करा, फिर उससे हमने वाष्प अवस्था में मोलेंस ज्ञात किया। ये भी इसमें समझने का है कि साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था हमेशा उस अवयव की धनी होती है जो अधिक वाष्पशील होता है। जो पदार्थ अधिक वाष्पशील होता है उसी की वाष्प अवस्था अधिक स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें आगे छोटा सा एक टॉपिक और है, आसान सा ये बिल्कुल, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ये आदर्श विलयन है, ये क्वेश्चन तो किताब में से कर दिया, इसे यहाँ से काट दो, किताब में से कर दिया। आगे एक टॉपिक और पढ़ा देती हूँ आज, छोटा सा ही टॉपिक है, आदर्श विलयन। और ये आदर्श विलयन, और इसके आगे है अनादर्श विलयन, ये अनादर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वह विलयन जो सभी तापमानों एवं सांद्रताओं पर राउल्ट के नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। भाई जो राउल्ट के नियमों का पूर्णतया पालन करेंगे उन्हें आदर्श विलयन कहेंगे। तो इनके गुण क्या हैं? पहला क्या होगा, जैसे ये कोई अभिक्रिया हो रही है, दो घटक हैं ए और बी, और ये दोनों मिलकर के ए बी बना रहे हैं। ठीक है, तो आदर्श विलयन में ए बी और ए एवं बी बी अंतःक्रिया समान होती है। मतलब ए परमाणु के मध्य जो क्रिया होगी, बी परमाणु के मध्य जो क्रिया होगी, वो ए बी परमाणुओं के मध्य होने वाली क्रिया के बराबर होती है। अतः अंतःक्रिया बल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचना एवं ध्रुवता समान होती है।
तीसरा, दोनों घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा V इक्वल टू 0। डेल्टा V क्या है? आयतन में परिवर्तन। दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, डेल्टा H बराबर 0। इसके उदाहरण जैसे बेंजीन और टोलुइन, ये आदर्श विलयन है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये भी आदर्श विलयन है। तो ये आदर्श विलयन के उदाहरण। दूसरा है अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है जो नियम का पालन नहीं करेंगे। वे विलयन जो सभी ताप, ये सभी है, थोड़ा गलत हो रखा है यहाँ। वे विलयन जो वे विलयन जो सभी तापमान और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये ऐसे विलयन हैं जो सभी तापमान और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके गुणधर्म क्या होंगे? इनमें दोनों अंतःक्रियाएं अलग अलग होंगी, जो मैंने अभी आपको बताया। अनादर्श विलयन में AB अंतःक्रिया, AA अंतःक्रिया एवं BB, ये डॉट डॉट लगा हुआ बीच में, BB अंतःक्रिया के समान नहीं होती। मतलब जो AB अणुओं के मध्य होने वाली क्रिया है वो AA और BB अणुओं के मध्य होने वाली क्रिया के समान नहीं होती। अतः अंतःक्रिया बल के परिमाण में परिवर्तन होता है। जो अंतःक्रिया होती है, इंट्रैक्शन जो होता है, उसके बल के बल, ये बल है, के परिमाण में परिवर्तन होता है। दूसरा, विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचना एवं ध्रुवता समान नहीं होती। विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचना एवं ध्रुवता समान नहीं होती, अलग अलग होगी। अगला है, दो घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है, डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, आयतन में परिवर्तन होगा। दूसरा, दो घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा H में परिवर्तन होगा। आगे देखिए, अनादर्श विलयन के प्रकार। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप, इसमें यहाँ लिखी हुई नहीं है, मैं लिख देती हूँ। वे अनादर्श विलयन, वे अनादर्श अनादर्श या अनादर्श लिख सकते हैं आप। वे अनादर्श विलयन जिनका कुल वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से, जिनका कुल वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, वे विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये आगे जोड़ देंगे आप इसमें।
मतलब इसका मतलब है कि वे अनादर्श विलयन जिनका कुल वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, वे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। वे